नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी, यानी लॉकडाउन 4 भी होगा। यानी 17 मई को जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होगा। 18 मई से आगे भी लॉकडाउन चलेगा। हालांकि उन्होंने ये संकेत भी दिया कि इसमें बहुत कुछ रियायत दी जाएगी, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की कि अब तक जो सरकार की तरफ से राहत की घोषणाएं की गई हैं और आगे जो घोषणा की जाने वाली हैं, उन सब को मिला दें तो सरकार जो है 20 लाख करोड़ रुपए की राहत जो है वो उद्योगों को और आम लोगों को देने जा रही है। इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले जो रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है, सरकार ने घोषणा की है, जो पैकेजेस देने की घोषणा की गई है, वो सब शामिल है और इसके बारे में भी बाद में बताया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। अब लॉकडाउन 4 जब आगे चलने वाला है तो उसमें कितनी छूट दी जाएगी ये तो सामने आ जाएगा, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि कम से कम उद्योग धंधों को चलाने के लिए बहुत सी छूट दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी है, उसको कायम रखा जाएगा, मास्क वगैरह लगाए जाएंगे और बहुत प्रेरित करने वाला भाषण उन्होंने दिया। लेकिन इस सब के पीछे से एक और चीज़ चल रही है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात भी कि लॉकडाउन के नाम पर जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी संविधान ने दी है, उनमें कहीं ना कहीं छेद किया जा रहा है। उन अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है और अब मैं उनका जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि वो कौन से अधिकार हैं हमारे जो हमसे छीने जा रहे हैं या किसी न किसी तरह से उसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और आगे चलकर ये जो प्रतिबंध हैं वो एक उदाहरण बन सकते हैं और बहुत सी सरकारें जो हैं वो राज्यों की सरकारें और एवं केंद्र की सरकार मिल करके हमारी स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं। अब हमारा संविधान जो है वो हमें एक मूलभूत आज़ादी देता है और संविधान की धाराएं वगैरह में मैं जिक्र में नहीं जाना चाहूँगा वो किस तरह की आज़ादी है। उसमें से एक आज़ादी हमारे पास ये भी थी कि अपनी इच्छा के अनुसार हम कहीं भी अपना इलाज करा सकते थे। यानी ये लिखा नहीं गया है, लेकिन ये जो हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसमें शामिल है कि हम जहाँ चाहें अपना इलाज करा सकते हैं, किसी सरकारी अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में। लेकिन कोरोना संकट के नाम पर ये स्थिति कर दी गई है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो तो लगभग ठप पड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे कुछ अस्पतालों में जो रूटीन काम है, गैर कोरोना काम है, उसको शुरू किया गया है। लेकिन ये यहाँ पर मूलभूत सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बने हुए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहता है तो उसको ये छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर क्या कारण है? क्या कारण है कि हम मान लें कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो इलाज नहीं कर सकते? जो छूट पर प्राइवेट अस्पतालों को दी गई है उसके बावजूद ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल जो है वो बहुत संकोच कर रहे हैं। संकोच इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई एक संक्रमित व्यक्ति वहाँ मिल जाए, कोई एक स्टाफ मिल जाए, तो पूरा का पूरा अस्पताल जो है वो सील कर दिया जाता है। और अभी तक जो स्थिति थी वो 14 दिनों से लेकर 21 दिनों तक सील पड़ा रहता था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में रिस्क कौन उठाएगा? मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हम प्राइवेट अस्पताल की बात करते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल जहाँ बहुत महंगा इलाज किया जाता है वही नहीं आते हैं। आप छोटे छोटे डॉक्टरों की डिस्पेंसरी है और अकेले ही डॉक्टर बैठ करके देखते हैं। बहुत छोटा अस्पताल है जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते, वहाँ भी गरीब लोग जो हैं और सामान्य लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो अपना इलाज कराते थे। तो अब दिखाई ये दे रहा है कि उन सब में बंद है। आपको पता ही है कि एक उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने किसी का इलाज किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर महामारी फैलाने का आरोप लगाया गया। तो इस तरह के संकट हैं और ये संकट के बीच में ये ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में इलाज कराने की छूट मिली हुई थी, उस छूट को सरकार ने अघोषित तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये कह के कि कोरोना
का इलाज जो है वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा, और गैर कोरोना इलाज अगर वो करते हैं, अगर कोई संक्रमण पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक बड़ा संकट है। उसी तरह की एक आज़ादी हमारे पास थी कि देश में हम अपनी रोजी रोटी के लिए, रोज़गार के लिए कहीं भी आ जा सकते थे। अभी भी ये छूट नहीं मिली। अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो एक तरफ से, कुछ ट्रेनें जो चलाई गई हैं केवल जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं उनको वापस लेकर जा रही है। कुछ मामलों में सरकारों से विशेष अनुमति ले करके और तब जो मजदूर दूसरी जगह काम करने जाना चाहते थे उनको काम करने जाने की आज़ादी मिली है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें ये अधिकार था कि हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं, वहाँ रोज़गार की तलाश करें, काम करें। वो आज़ादी हमसे छीन ली गई है और आगे भी ये आज़ादी कब लौटाई जाएगी या फिर इस तरह की बंदिशें जो हैं वो लगी रहेंगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखिए कि दुनिया के सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जो संकट है या संक्रमण है ये कम से कम 2 साल तो चलेगा, भी ज़्यादा भी चल सकता है, क्योंकि वायरस ख़त्म नहीं होता है। और उसका एक उदाहरण जो है वो है चीन का वुहान शहर, जहाँ से कि ये वायरस शुरू हुआ था। और कोई 1 महीना पहले चीन ने घोषित कर दिया कि वुहान संक्रमण फ्री हो गया है। अब वहाँ से फिर से संक्रमित लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अब जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग कहीं हों और फिर उनसे कुछ लोगों को संक्रमण हो और उससे और जो जिन लोगों को संक्रमण हो उनमें से कुछ लोगों को वो सिम्टम्स भी दिखाई देने लग जाएं। तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप अनंत काल तक घर में बैठकर नहीं रह सकते। तो क्या ये जो छूट है, हमें कहीं भी इलाज करने का जो अधिकार है, जो संविधान हमको देता है, हमें कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, वो उस पर बंदिशें जो हैं वो लगी ही रहेंगी। इस तरह के से ही इसी तरह से रोज़गार का अधिकार वो तो लगभग छिन ही गया है, क्योंकि जो रोज़गार करने का अधिकार था, जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, उसके बाद जो पटरियों पर जो दूसरी जगह काम करते थे, जी रहे थे, उनका जीना मुश्किल है, घरों में पड़े हुए हैं। और अब 1.5 महीने हो चुके हैं, तो फिर वो कितने लंबे समय तक अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। और ये अधिकार हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मुश्किल है। इसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू किए हैं जिसको लेकर खुद बीजेपी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए संगठन हैं वो भी चिंतित हो रहे हैं। इसमें आपको पता होगा कि ये जो 3 राज्य जिनमें कि बीजेपी का शासन है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है। इन्होंने अपने यहाँ सारे लेबर लॉ जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है कि अब कोई श्रम कानून जो है वो लागू नहीं होगा। हमारा जो श्रम कानून है बहुत पुराना है और उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। उद्योगों के लोग भी मांग कर रहे थे बार बार। और जो श्रम कानून है वो एक तरह से जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं और जो सरकार है उनको उद्योगों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देते हैं। वो मज़दूरों से दोस्ताना कम, लेकिन जो सरकार का नियंत्रण है उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो निश्चित तौर पे हम श्रम सुधार का समर्थन करते हैं। बहुत सारे ऐसे श्रम कानून हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पहले बने थे, उस समय शायद ज़रूरत नहीं होगी, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, पर उनको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने तो एक अजीब घोषणा कर दी है कि मज़दूरों से 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है। अब देखिए कि दुनिया भर में ये नियम बन गया है कि सप्ताह में 5 दिन या 40 घंटे ही लोग काम करेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। 5 डे वीक होता है, एक दिन में 8 घंटे काम करने होते हैं, यानी 40 घंटे। भारत में अभी तक जो मज़दूर थे वो 6 दिन सप्ताह में काम करते थे और 48 घंटे काम करते थे, और अब इन्होंने कर दिया कि करीब 72 घंटे उनको काम करना पड़ेगा। ये क्या मानवीय रूप से संभव है? इससे किसका फ़ायदा है? क्या इससे उद्योगों का सचमुच फ़ायदा होगा? क्या इससे जो मज़दूर हैं उनके स्वास्थ्य पर और उनका जो पूरा जीवन है उस पर प्रतिकूल असर नहीं होगा? क्या इस तरह के फैसले किए जाने चाहिए?
ये भी एक सवाल है जो आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर संघ, जिसको BMS भी कहते हैं, जो RSS से जुड़ा हुआ है, यानी BJP से भी जुड़ा हुआ है, इसने भी इस मुद्दे को उठाया है और उसने अपने सभी राज्यों की इकाइयों को कहा है कि वो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखें कि ये जो श्रम कानूनों को पूरी तरह से स्थगित किया जा रहा है, वो जो है उसको पूरी तरह से स्थगित नहीं किया जाए, बातचीत करके देख करके वो उसके खिलाफ लिखें। बाकी मजदूर संगठन तो इसके खिलाफ हैं, हालांकि अभी वो बोल नहीं रहे हैं, अभी कोई बाहर नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आने जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उद्योगों को फिर से शुरू करने के नाम पर ऐसी छूट दे दें कि वहाँ पर मजदूर और उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके जीवन का कोई क्या होगा ये सोचा ही नहीं जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सामने आने वाली हैं। और देश की जो स्थिति है, मोदी जी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ यानी GDP का करीब 10% जो है वो खर्च किया जाएगा जो आर्थिक सहयोग के रूप में, वो बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर उद्योग एक दो चीज़ों को लेकर परेशान थे और उसमें उनको छूट दी जा सकती है, कुछ थोड़े बहुत नियम जो है उसको ढीले किए जा सकते हैं, निश्चित तौर पर उससे कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि वो हायर एंड फायर, वो चाहते थे कि जब भी हम चाहें अपने कर्मचारियों को रखें और जब चाहें निकाल दें, निश्चित तौर पर, लेकिन उसकी एक लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए। दुनिया भर में जहां हायर एंड फायर की अनुमति दी जाती है तो उसमें कुछ न कुछ मजदूर के हित का भी ख्याल रखा जाता है। इस तरह से एक सम्यक दृष्टिकोण होना चाहिए कि किस तरह से उद्योग भी चले और मजदूर भी चले। अभी जो दिख रहा है वो ये है कि एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं और ये फैसले आर्थिक विकास में मदद करेंगे, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि किसी तरह की खुली छूट मिल जाना भी जो है वो एक तरह की अराजकता को जन्म दे सकता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है कि श्रम विभाग और सरकार का नियंत्रण उद्योगों के ऊपर से हटे और वो जो लाल फीताशाही के चलते उनके सामने संकट होता है वो ख़त्म हो, तो उसकी तरफ कोई पहल जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के जो उद्योग हैं वो सरकार की तरफ देखने के लिए आगे भी मजबूर होते रहेंगे। ये कोटा परमिट राज जो जिसे पहले कहा जाता था आजकल कम सुनाई देता है, करीब करीब अभी भी किसी न किसी रूप में बरकरार है और वो आगे चलकर किस तरह से जो है वो सुलझेगा इसको कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हमें इस बात को ध्यान देना है कि कहीं सरकार कोरोना के नाम पर हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो संविधान हमें देता है, उसको खंडित नहीं कर दे, उसको समाप्त नहीं कर दे। ये होना लोकतंत्र के लिए घातक होगा और लगभग सारी सरकारें जो आती हैं जब तक वो सरकार में नहीं रहते हैं तब तक वो लोकतंत्र की मूल अधिकारों की बात करते हैं। BJP भी करती थी और जब से वो सरकार में आ गई है तब से उनको लग रहा है कि सरकार को तो निरंकुश होना चाहिए। इस निरंकुशता से बचने के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय भी लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शालीन भाषा होनी चाहिए, संसदीय भाषा होनी चाहिए। कुछ लोग गाली गलौज भी कर रहे हैं बंधुओं, हम इससे डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। आपके धमकाने से भी नहीं डरेंगे, आपके गाली देने से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने तय किया है कि हम सच को सामने रखेंगे और हम निश्चित तौर पर हर कीमत पर सच को सामने रखेंगे। मैं एक अनुरोध और करूंगा कि सत्य हिंदी से और करीब से जुड़ने के लिए आप जो हमारा ये वीडियो है इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उसे दबाइए और वहां जाकर देखिए कि आप हमसे और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।